नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस कंपनी की जिसने आसमान पर राज करने के लिए अमेरिकी दिग्गजों को सीधी टक्कर दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं एयरबस की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे कैसे यूरोप के एक अंडरडॉग ने अमेरिका के एविएशन जायंट्स का सामना किया और जीत भी हासिल की। ये कहानी इसी की है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ये उस दौर की बात है जब आसमान पर सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी कंपनियों का राज था। देखिए, 1960s के दशक में यूरोप में विमान बनाने वाली कंपनियां तो थीं और काफी अच्छी भी थीं, लेकिन वो सब बिखरी हुई थीं, अलग-थलग। और इसका नतीजा क्या हुआ? वो बोइंग और मैकडॉनल्ड डगलस जैसी अमेरिकी ताकतों के सामने टिक ही नहीं पा रही थी। तो जरूरत थी एक साथ आने की, एकजुट होने की। और फिर एक समाधान निकाला गया। साल 1970 में फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, स्पेन और यूके की कंपनियों ने हाथ मिलाया और बनाया एयरबस इंडस्ट्री कंसोर्टियम। ये आप कह सकते एक बहुत बड़ा दांव था, एक पूरे महाद्वीप का सपना। इनका जो पहला प्रोडक्ट था वो था A300, और ये कोई मामूली विमान नहीं था। ये दुनिया का पहला ट्विन इंजन वाइड बॉडी एयरलाइनर था, मतलब एक तरह की क्रांति। लेकिन इसकी शुरुआती बिक्री इतनी इतनी धीमी थी कि लगने लगा था कि ये दांव शायद उल्टा पड़ गया है। पर फिर वो मोड़ आया जहां एयरबस का यह दांव न सिर्फ काम कर गया, बल्कि कंपनी को आसमान की बुलंदियों तक ले गया। और वो मोड़ था A320। इसने तो मानो पूरा खेल ही पलट दिया। 1987 में लॉन्च हुआ ये जेट डिजिटल फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम वाला पहला कमर्शियल जेट था। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि पायलट अब पुराने मैकेनिकल कंट्रोल्स की जगह इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से प्लेन उड़ा रहे थे। इससे हुआ ये कि प्लेन हल्का हो गया, ज्यादा एफिशिएंट हो गया और उड़ाना भी आसान हो गया। और इसकी सफलता का अंदाजा इस नंबर से लगाया जा सकता है, 19,362। जी हां, 19,000 से ज्यादा। इतने ऑर्डर मिल चुके हैं A320 फैमिली को आज तक। ये इसे इतिहास के सबसे कामयाब कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स में से एक बनाता है। तो A320 की जबरदस्त कामयाबी ने एयरबस को मार्केट में एक बड़ा खिलाड़ी बना दिया, और इसी सक्सेस की नींव पर उन्होंने विमानों का एक पूरा परिवार खड़ा कर दिया। और नतीजा ये हुआ कि आखिरकार डिलीवरी के मामले में उन्होंने अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन एयरबस की कहानी सिर्फ कमर्शियल प्लेन्स तक ही नहीं रुकती। वक्त के साथ ये एक कंसोर्शियम से बढ़कर एक बहुत बड़ा एरोस्पेस जायंट बन गया। अगर हम इनके रेवेन्यू पे नजर डालें तो ये बात और साफ हो जाती है। हाँ, ये सच है कि लगभग 72% पैसा कमर्शियल एयरक्राफ्ट से आता है, पर देखिए, डिफेंस और स्पेस से 17% और हेलीकॉप्टर से 11% आता है। तो ये सिर्फ एयरलाइनर बनाने वाली कंपनी नहीं है, ये एक पूरा एरोस्पेस टाइटन है। और यहां पर इनकी डाइवर्सिटी साफ दिखती है। एक तरफ है एफिशिएंट A220 जैसा एयरलाइनर, तो दूसरी तरफ है मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स, जिनका इस्तेमाल दुनिया भर की सरकारें करती हैं। इससे पता चलता है कि सिविल और मिलिट्री दोनों ही सेक्टर्स में एयरबस की पकड़ कितनी मजबूत है। और जाहिर है, ये सफर रातों रात तय नहीं हुआ। 1970 में एक ढीले ढाले कंसोर्टियम से शुरुआत हुई, और कई बदलावों के बाद 2017 में जाकर ये एयरबस SE नाम की एक सिंगल कंपनी बनी। लेकिन जब आप टॉप पर होते हैं तो सफर हमेशा आसान नहीं होता। एयरबस की उड़ान में भी कई टर्ब्यूलेंस आए, राइवलरीज और स्कैंडल्स के रूप में। और एविएशन की दुनिया में सबसे बड़ी राइवलिटी है एयरबस और बोइंग के बीच। दशकों से दोनों एक दूसरे पर अवैध सरकारी सब्सिडी का आरोप लगाते रहे हैं। एयरबस का दावा है कि बोइंग को मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स और टैक्स ब्रेक्स के जरिए फायदा मिलता है। वहीं बोइंग का कहना है कि यूरोपीय सरकारें एयरबस को मार्केट रेट से कम पर लॉन्च यानी कि लोन देती हैं, जो कि गलत है। दिलचस्प बात यह है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने दोनों को ही कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया है। और विवाद सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहे। साल 2020 में कंपनी को एक बहुत बड़ा झटका लगा। उन्हें रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों को निपटाने के लिए 3.6 बिलियन यूरो का भारी भरकम जुर्माना देना पड़ा। और फिर बात करते हैं A380 की। ये एयरबस की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा का प्रतीक था, एक डबल डेकर सुपर जंबो जेट। इसे बोइंग 747 को टक्कर देने के लिए बनाया गया था, एक इंजीनियरिंग का नायाब नमूना। सपना तो ये था कि ये लग्जरी और कैपेसिटी के साथ लॉन्ग हॉल मार्केट पर राज करेगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। इसे बनाने और उड़ाने की लागत इतनी ज्यादा थी कि एयरलाइंस ने इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्हें छोटे, ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट प्लेन चाहिए थे। और नतीजा, इंजीनियरिंग का यह चमत्कार एक घाटे का सौदा बन गया। और दिसंबर 2021 में इसका प्रोडक्शन
हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तो अब आते हैं कहानी के अगले पड़ाव पर। आज एयरबस और पूरे एविएशन सेक्टर के सामने एक नई और शायद सबसे बड़ी चुनौती है सस्टेनेबिलिटी। अपने फ्लाइट पाथ 2050 के तहत एयरबस ने कुछ बड़े लक्ष्य रखे हैं, जैसे कि CO2 और NOx एमिशन कम करना, ध्वनि प्रदूषण घटाना और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स को बढ़ावा देना। और इसी दिशा में उनका सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी दाव है ज़ीरो ई। ये क्या है? ये असल में 3 कॉन्सेप्ट एयरक्राफ्ट का एक प्रोग्राम है जो लिक्विड हाइड्रोजन पर चलेंगे। और लक्ष्य बहुत बड़ा है, दुनिया का पहला ज़ीरो एमिशन कमर्शियल एयरक्राफ्ट बनाना। तो सवाल फिर वही है, जिस कंपनी ने अमेरिका के दबदबे को तोड़ा, एविएशन में क्रांति ला दी और अपनी गलतियों से सीखा, क्या अब वही कंपनी एविएशन की सबसे बड़ी चुनौती यानी कि पर्यावरण की पहेली को सुलझा पाएगी हाइड्रोजन जेट्स के साथ? क्या एयरबस ये कर पाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।